नमस्कार साथियों, संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे हमारी एसआई मेंस की सीरीज़ चल रही, उसी में अगला भाग जो लेकर आए हैं वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर है। इसके पहले पॉल्यूशन प्रदूषण की क्लासेस हो चुकी हैं, उसको आप यूट्यूब के चैनल में जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम लिंक है जहाँ से आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है हम पॉल्यूशन का अगला भाग लेकर आए हैं और इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे। और चाहे आप PSC प्री या मेंस की तैयारी करें या SI प्री SI मेंस की या वापम की कोई पेपर की, तो इन सब के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जलवायु परिवर्तन में, उन सबको हमने संकलित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सबके लिए जो है ये बेनिफिशियल हो। तो चलिए आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो क्लाइमेट चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज होता क्या होगा? तो क्लाइमेट चेंज जानने के पहले हमको कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है। वो है कि क्लाइमेट या फिर जलवायु क्या होती है। सबसे पहले क्लाइमेट या जलवायु, तो क्लाइमेट या जलवायु लंबे समय तक के किसी क्षेत्र का जो भी वातावरण होगा उसे हम क्या कह सकते हैं? जलवायु या फिर वहाँ का क्लाइमेट। जैसे अब भारत है तो भारत का एक स्पेसिफिक जो क्लाइमेट है या जलवायु है। वैसे अगर हम देखेंगे कि उत्तर की ओर जाएंगे तो रशिया का एक अलग होगा। तो क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है। जैसे भारत का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे मान लीजिए कि औसतन टेम्परेचर लंबे समय से एक निर्धारित था, उसमें बदलाव आ रहा है। तो ये कारण क्यों है, क्यों ऐसा क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है, जलवायु में क्यों परिवर्तन आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरे विश्व में जो है इसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से जो है इसको ठीक किया जा सके। अब जलवायु परिवर्तन ऐसा है कि ये चीज़ कुछ तो नेचुरल भी होती है और कुछ मानव निर्मित भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। तो जो मानव के कारण हो रहा है, स्पेशली हम देखेंगे जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का समय है, 18वीं शताब्दी के दूसरे हाफ के बाद से जो है, तो इसमें हम ये 18वीं शताब्दी से ही बोलते हैं हम। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन में आपकी औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, फॉसिल फ्यूल या फिर आपका जो ऑर्गेनिक फ्यूल है, इन सब का इस्तेमाल चालू हुआ। इससे क्या होने लगा? कार्बन का उत्सर्जन बढ़ गया। कार्बन का उत्सर्जन बढ़ गया तो क्या हुआ? पूरे विश्व में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा और उसका परिणाम जो है आज हमें दिखाई दे रहा है। तो यही जो है मेन टॉपिक है। तो जलवायु क्यों परिवर्तित हो रही है, क्या क्या इसके कारण हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें टॉपिक। तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन में जो हम देखेंगे टॉपिक वो है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ठीक, कि क्या होती है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस क्या होता है। इसके बाद ओजोन डिप्लीशन या ओजोन का जो है रिक्तीकरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इसके बाद इनका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए UNFCCC आया है और इसके अलावा भारत में भी NAPCC आया है। ये क्या चीज़ें हैं तो इनके बारे में हम कल के लेक्चर में देखेंगे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है इसके बारे में। हम टू द पॉइंट सॉल्यूशन देंगे क्या चीज़ है। ठीक, तो चलिए आज हम जो बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो आते हैं, हम सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि हम जहाँ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है या जैव मंडल कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी में पूरे के पूरे पृथ्वी को जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फियर। दूसरे भाग को हम कहते हैं क्या? लिथोस्फियर या फिर स्थल मंडल। तीसरे भाग को कहते हैं हाइड्रोस्फियर या फिर जल मंडल। अब ये 3 अलग तरह के मंडल हैं। यहाँ हर जगह जीव जंतु मिलते हैं, लेकिन कई जगह एक्सट्रीम में आपको जीव जंतु नहीं मिलेंगे। तो इन सब के बीच में अगर हम देखें तो ये नैरो जोन जो है, एक संकरी जोन जो है, जहाँ पे ये तीनों मंडल आपस में क्या हो, यूनियन हो रहा है, जहाँ आपस में कोलाइड हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है? बायोस्फीयर, जैव मंडल। और यही बायोस्फीयर में क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन यहीं पर रहता है। ठीक, तो लाइफ एग्जिस्ट करती यहीं पर। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी था क्या होता है बायोस्फीयर, और यहीं पर हम रह रहे हैं और इन सब में जो है परिवर्तन आ रहा है और इन सब में कुछ परिवर्तन के कारण अफेक्ट कहाँ हो रहा है? हमारे बायोस्फीयर पर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसी में और टॉपिक में। तो
हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज है क्या। तो क्लाइमेट चेंज की मैंने डेफिनेशन निकाली है। तो क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स, मतलब लंबे समय में तापमान और मौसम का जो पैटर्न है दीर्घ काल में जो है उसमें बदलाव आ रहा है। और स्पेशली क्या बोल रहा है, 1800 दशक के बाद क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी हुई हैं जिसके कारण क्या हुआ है, ये तेज हो गया है। और तेज क्यों हुआ है, क्योंकि हम जो है फॉसिल फ्यूल कैसे कोल ऑयल गैस इन सबका जो है इस्तेमाल अत्यधिक कर रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन, जो भी चीज है इसमें सब में कार्बन है, हम में भी कार्बन है। कोई भी चीज का क्षय होगा, झाड़ों में कार्बन है, कार्बन सिंक कहा जाता है झाड़ों को, क्योंकि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। जब झाड़ मर जाएगा, उसको जलाओगे, लकड़ियों को जलाओगे तो क्या होगा, वही कार्बन वापस से आ जाएगा पर्यावरण में और कारक बनेगा किसका, ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। तो यही चीज बोल रहा है क्या, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जनरेट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन that act like a blanket wrapped around the earth or trapping the sun heat and raising temperatures। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये क्या करती हैं, आगे समझाते हैं, लगे रहिए, है ना, तब क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ग्रीन हाउस के बारे यही बात कर रहा है ये कि जीवाश्म ईंधन जो जलता है उससे जो गैसेस निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैस, ये क्या करती है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा एनर्जी आती है उसको ट्रैप करके रख लेते हैं, यही चीज़ वो बोल रहा है। तो आते हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस क्या होता है। सब कोई देखे हैं बचपन में, ये ग्रीन हाउस कुछ ऐसा रहता है, हमने ये फ्री पिक से पिक्चर ली है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसी सिचुएशन कंडीशंस बनाई जाती हैं जिसमें क्या हो, जनरली ये व्यवस्था की जाती है कहाँ, जहाँ पर आपको ऊंचाई दिखेगी, जहाँ पर तापमान जो है कम रहेगा, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी ग्रीन हाउस आपको दिखेंगे। क्या किया जाता है इसमें कि एक कांच का घर बनाया जाता है और उसमें क्या पौधे लगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं। जब सूर्य की ऊर्जा आती है यहाँ पर, यूवी रेडिएशंस आती हैं, यहाँ पर वो ट्रैप हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में और ये बाहर नहीं जा पाती। तो अंदर का जो माहौल है वो क्या हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर के क्रिएट हो जाता है जिससे क्या होगा कि सब्जियों को उगने में आसानी होगी, फूलों को उगने में आसानी होगी, पौधों को जो है वहाँ सरवाइव करने में आसानी होगी कंपैरेटिव टू उसके बाहर वाले क्षेत्रों में। तो यही होता है हमारा क्या, ग्रीन हाउस। ठीक, तो ग्रीन हाउस में ही अब आते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि आप देखो कि ये भी हमने फ्री पिक से लिया है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपकी सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आती है, कुछ प्रतिशत जो है पृथ्वी के पास रह जाती है, बाकी की क्या हो जाती है, वापस से रीरेडिएट हो जाती है, वापस से जो है स्पेस में चली जाती है। तो जो रह जाती है उसके रहने का कारण क्या है, पृथ्वी एब्जॉर्ब कर ली उसको, धीरे धीरे पृथ्वी रिलीज करेगी। तो यहाँ पर कुछ गैसेस होती हैं जिनको कहते हैं हम क्या, ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है उसे ट्रैप करके रख लेती है, किसे, जो इंफ्रारेड हीट वापस जाती है उसे रोक कर रख लेती है अपने में। तो जब ये उसे रोक कर रख लेती है तो क्या होता है, एक ऐसा मौसम क्रिएट या ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिसमें लाइफ सरवाइव हो सकती है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, आपके पेड़ पौधे उग रहे हैं, जिसके कारण पूरी लाइफ चल रही है, पृथ्वी उतनी ठंडी नहीं हो रही। तो ग्रीन हाउस का ग्रीन हाउस गैसेस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पूरे के पूरे पृथ्वी के संचालन में, पूरे बायोस्फीयर के संचालन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो यही होता है हमारा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वही चीज लिखेगी आपको। आगे आते हैं इसी में। अब ये ग्रीन हाउस गैस जो मैंने बताया, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, इनका नेचर ही है, जो हीट आती है उसको क्या करते हैं, आपस में ट्रैप करके रख लेते हैं। अब ट्रैप करके रख लेते हैं और आसपास का वातावरण वो ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे क्या हो, लाइफ सर्वाइव हो। लेकिन क्या हो रहा है कि 1800 के बाद, मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है तेजी से जो है ऐसे ईंधन पर डिपेंडेंसी बढ़ गई जो कि कार्बन से संबंधित हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, कोयला जो भी हो। तो इन सब से क्या होता है, कार्बन ज़्यादा निकल रहा है, उसके कारण CO2 जो है निकल रही है। अब CO2 पूरे वातावरण में फैल रही है। अब वो हद से ज़्यादा जब होने लगेगी तो क्या होगा,
जो भी हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करते जाएगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी। अब इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो हम पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी में अगर देखें तो ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इन दोनों जगह में आपको पता है क्या है, इन दोनों जगह में है ग्लेशियर, हिमनद। तो ये ग्लेशियर क्या होंगे, धीरे धीरे गलने लगेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक, तो यही है आपका। आपको अब ये लिस्ट याद रखनी है अच्छे से, पेपर में पूछ देता है, ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन एक होती है स्ट्रेटोस्फियर में जो मिलती है आपको समताप मंडल में, और एक होती कहाँ, सतह पर। तो सतह पर उसका निर्माण होता है NO2 और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कुछ ऐसे जैविक यौगिक होंगे जैव यौगिक होंगे जिनके मिलने से जो है इसका निर्माण हो जाता है। अब ये निर्माण होने के बाद जो है ग्राउंड लेवल पर ये ओजोन बन जाती है, और ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है वो टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। ठीक, इसके अलावा वाटर वेपर, वाष्प जो होता है, ये क्यों, गर्मी के कारण ही बन रही है, गर्मी के कारण वाष्प हो जाती है, वाष्प बनने के बाद कारण और ये गर्मी करती है। हालांकि ये परमानेंट नहीं रहती, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, जैसे ही ठंडी होगी ये बरस जाएगी। ठीक, फिर है मीथेन, CH3 याद रखेंगे। मीथेन बहुत बड़ी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सबके बारे में आपको याद रखना है। फ्लोरिनेटेड गैस, कुछ ऐसी गैस जिसमें फ्लोरीन की या क्लोरीन की हमको मात्रा मिल रही है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, उसके बाद आते हैं हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। इसके बारे में अभी थोड़ा सा क्लियर होगा और स्पेशली कल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं क्या, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। पहले हमने पढ़ा था CFC के बारे में, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में यूज होती थी, AC में यूज होती थी, और ये क्या था, हल्की गैस थी, ऊपर जाती थी। और क्लोरीन जो है ये O3 था, ये O3 के से ClO बनाती थी और एक O2 रह जाता था, और ये O2 जो है पृथ्वी पर आ जाता था, और इसके कारण ये O3 जो ओजोन है वो क्या होने लगती थी, पतली होने लगती थी। तो ओजोन डिप्लीशन में सबसे बड़ा विलन यही था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब इसका पता लगा तो इसे बैन कर दिया गया, एक प्रोटोकॉल लाई गई विश्व स्तर पे, और इसे बैन करने के बाद इस्तेमाल किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। अब इसको इस्तेमाल किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेसमेंट के तौर पर, किसके, CFC के रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस निकल गई। तो अभी इस पर भी बैन लगाने की बात हो रही है। फेजेज में जो है क्रमिक तौर पर जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में भी बैन लगेगा, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लैक कार्बन, मतलब कुछ चीज़ों को जलाने पर आप देखेंगे ब्लैक कलर के कण उड़ते हैं। वो कण भी जो है क्या काम करते हैं, आपका हीट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, अगर किसी जगह पर वो जाके बिछ गए हैं तो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ उदाहरण। चलिए आइए आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है। अब आते हैं हम इन गैसेस के बारे में। तो भाई ओजोन हमने उधर पढ़ लिया था कि स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल पे मिलती है, सरफेस पे जो मिलती है उसके बारे में देख लेते हैं कैसे बन रही है। तो है ना, जो ट्रोपोस्फियर में मिलती है, उत्पादन के लिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है जमीनी स्तर पर वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जो बोला था वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके साथ प्रतिक्रिया करके ये क्या बना देती है, ओजोन बना देती है, NO2 और इसके साथ आपस में। अब आते हैं इसके बाद मीथेन। तो मीथेन का इस्तेमाल जो है एक अच्छे फ्यूल के तौर पर होता है ना। मतलब आप देखेंगे गोबर गैस और ये सब में जो है आधार यही है। CNG में कल मैंने उदाहरण बताया था, उसमें भी जो है घटक यही है मुख्य। लेकिन जो है अगर ये वातावरण में ऐसे ही फैल जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस है, अगर इसका अच्छे से नहीं प्रिजर्व किया गया। तो मीथेन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं भाई। ये कैसे बन सकती है, तो भाई गोबर गैस जहाँ हो रहा है या एनिमल वेस्ट जहाँ हो रहा है उसको अच्छे से नहीं रखा गया तो निर्माण हो सकता है। कई जो है कोल माइंस होती हैं, है ना,
कोल माइंस ही नहीं, कई माइंस जो होंगी वहाँ पर जो है माइंस जब वो यूज़ होना बंद हो जाती हैं तो वह माइंस पे जनरेट होने लगती है आपकी मीथेन। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कई जगह खेतों में जहाँ पानी ज़्यादा भरा हो या दलदली क्षेत्र जो हो, है ना, वहाँ पर भी जो निर्माण होता है मीथेन का, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, इसी में हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो नेचुरली जो है प्रेजेंट रहती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, नाइट्रोजन आपको पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित गैस है हमारे पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। लेकिन ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी, मानव गतिविधियों के कारण भी जो है फैल रही है। जैसे कि कृषि, उद्योग, फर्टिलाइज़र, नाइलॉन, फाइबर, ये सब सिंथेटिक प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, अप्राकृतिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके कारण जो है इसका निर्माण और हो रहा है। फिर आते हैं हम अगला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। पॉल्यूशन में जब जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत बड़ा कारण है ये क्या, ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक, अब आते हैं आगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। वही चीज़ मैंने बताया था अभी कि इसको लाया गया था क्या, रिप्लेसमेंट के तौर पर, किसके, CFC। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस निकल गई और जो है ये इसकी जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे लाइफ टाइम क्या होता है, ये चीज़ समझेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, GWP, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हो गया। अब आ जाते हैं हम पर फ्लोरोकार्बन, है ना, फ्लोरिनेटेड गैस देख रहे हैं। पर फ्लोरोकार्बन कैसे बन रही है, तो इसका निर्माण हो रहा है बाई प्रोडक्ट के तौर पर, जहाँ पर एल्यूमिनियम उत्पादन होता है और जहाँ पर सेमीकंडक्टर का जो है मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पर जो है ये एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है क्या, पर फ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम क्या, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये कहाँ बन रही है, तो ये निकल रही है आपकी जहाँ पर जो है मैग्नीशियम और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो है ये एक ट्रेस गैस होती है। मान लो आपको लीक, कहीं रिसाव हो रहा है, कोई पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो ये जो है चेक करने के लिए, इस गैस का लीक कहाँ हो रहा है, वो सब चीज़ को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तब भी ये जो है रिलीज हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट में भी लीकेज हो रहा है कहीं पर, या आपके सर्किट ब्रेक हो रहे हैं, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो है कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये टेबल जो है बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं हमको। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आ जाते हैं आपका HFCs, और आपकी क्या है, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक, ये बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब 100 साल में इनका क्या पोटेंशियल है, मतलब कितना है, 100 साल में कितना नुकसान कर सकते हैं, मतलब कितने समय तक के पोटेंशियल है इनका कि ये रहेंगी। तो ये एक है इसका, तो ठीक है, इसकी लाइफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड 100 साल में ख़त्म होती है, ये समझ गए। मीथेन का जो है 31 है, तो इसका 12 है। N2O का कितना है, 310 है, ये 120 है। HFCs का इतना है, और उसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिख रहा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, और जो है परफ्लोरोकार्बन का हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा क्या, लाइफ टाइम। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक, इतनी खतरनाक गैसेस हैं ये, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा लेयर्स के बारे में जानते हैं। पर्यावरण में अपने एटमॉस्फेयर में, या जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो परतें हैं, कुछ लेयर्स हैं, तो हम जो देखते हैं लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक के जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको कहा जाता है शोभ मंडल या फिर आपका ट्रोपोस्फियर। और ये ट्रोपोस्फियर ही जो है, इसमें ही सारी आपकी जो है वेदर और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन बदलाव हो रहा है, आंधी तूफान हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है ये इसी में हो रहा है। ठीक, इसके ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर या फिर समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही आपकी क्या है, ओजोन रहती है। ठीक, और इसी में जो है शांति रहती है, स्टेबल रहता है। तो कभी आप एरोप्लेन में ट्रेवल करेंगे, मतलब बड़े में, छोटे नहीं, अगर तो आप देखेंगे बादल के ऊपर उड़ाते हैं, और बादल के ऊपर जब उड़ाते हैं ऐसा लगता है कि प्लेन बिल्कुल नहीं हिल रहा है, एकदम स्टेबल चल रहा है। वो क्यों स्टेबल चलता है, क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फियर में चला रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो है एकदम स्मूथली प्लेन
चलता है। ठीक, आगे आते हैं हम क्या, मीजोस्फीयर, इसके ऊपर का एक और परत, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर भी बोलते हैं इसको। और जितने भी हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स वगैरह के कम्युनिकेशन है, रेडियो, सब यहीं से आते हैं। और उसके बाहर होता है एक्सोस्फीयर। तो ये कुछ डिवीजन है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आगे हम पढ़ने वाले हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में, और ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहीं पर आपकी ओजोन है। तो ये अगर मैप देखेंगे आप तो ये दिख रहा है हमको आपका क्या, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आएंगे स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आएंगे मीजोस्फियर। जितने भी पृथ्वी में कॉमेट टकराने आते हैं वो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर जो है सब जल के भुन जाते हैं। थर्मोस्फियर में मैंने बोला सारी सैटेलाइट और सिग्नल्स रहते हैं। और यहाँ पर क्या है आपका एक्सोस्फियर, सबसे बाहरी मंडल है। तो इन सब का आप क्रम जरूर याद रखना, कई बार पेपर में ये क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको क्रम याद रहना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, इसी में देखते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन के बारे में जानते हैं अब क्या है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 क्या है, एक एलोट्रॉप है, किसका, ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है। और क्या है, ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों जगह पर मिलता है। ट्रोपोस्फियर में कैसे है, अब भी बताया, जब NO2 मिल जाती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो इसका निर्माण होता है, और जो कि ग्राउंड लेवल पर क्या है, जहरीली है। वहीं पर अगर हम ऊपर आते हैं तो देखेंगे क्या कि ट्रोपोस्फियर में टॉक्सिक है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ये हमको बचाती है किससे, यूवी रेडिएशन से। और यूवी रेडिएशन भी जो आती है सूर्य के द्वारा, भी डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा, सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन आती है 3 प्रकार की मुख्यतः, UVA, UVB और UVC। तो ये 3 जो आती हैं उसमें ये UVC को जो है कंप्लीटली रोक देता है। ये ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में पूछता है कि UVC को कौन रोकता है, तो ओजोन कंप्लीटली रोक देता है। और UVB का भी जो है बहुत बड़ा भाग, जो रेडिएशन आ रहे हैं सन के तरफ से, जो विकिरण आ रहे हैं, तो उसमें UVB का बड़ा भाग रोक देता है, और UVC का भी लगभग कंप्लीटली रोक देता है क्या, ओजोन की परत। ठीक, आगे आते हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या हो रहा है। अब ओजोन डिप्लीशन ये है कि जो इनकी सरफेस है, तो कुछ गैसेस ऐसी हम इस्तेमाल करते थे, जैसे क्लोरीन बोला, ब्रोमीन बोला, ये सब क्या हल्की गैसेस हैं। हल्की होने के कारण ये सीधे कहाँ, ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने के बाद क्या करती हैं, ये जो O3 में O2 और O है, तो इस O के साथ जो है अपना एक योग बना लेती हैं, एक अपना बॉन्ड बना लेती हैं। तो ये O2 अकेला रह जाता है और ये नीचे आ जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, ओजोन धीरे धीरे पतली होने लगती है, ओजोन लेयर। ठीक, तो आगे आते हैं, कुछ साल पहले जो है साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि अंटार्कटिका में ऐसा हो रहा है, लेकिन अंटार्कटिका में उसी से ये चीज़ ज्ञात हुई कि ये ऐसी स्थिति हो रही है। तो नेचुरली भी वो होता है अंटार्कटिका में देखेंगे तो, लेकिन उसमें हम नहीं जाते, वहाँ पर नेचुरली ये प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर उनको तभी ये चीज़ पर गौर किया गया कि ये क्यों डिप्लीट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब समझ में आया कि ये कारण है। तो तब जो है ऐसी गैसेस का इस्तेमाल जो है बंद कर दिया गया। देखेंगे यही है आपका क्या, ग्रीन, आपका ओजोन डिप्लीशन के लिए जो हो रहा है, ये लगभग सन की जो है आ रही है रोशनी, और ये विकिरण जो आ रहा है वो क्या होता है, रुक जाता है कुछ, और कुछ तो वापस चले जाता है। तो जो रोकता है वही क्या है, ओजोन है। ठीक, आते हैं आगे इसी में। अब इसके सोर्स क्या क्या है, तो भाई सोर्स मतलब कौन सी प्रमुख गैसेस हैं, कौन कौन विलन है। तो साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया था होल, मैंने अभी बोला था अंटार्कटिका में, और उसी के कारण जो है उनका इस कंसर्न के ऊपर गया कि ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है, बहुत बड़ी घटना है, और इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो इन लोग ने क्या देखा कि कौन सी प्रमुख गैस जो है विलन हो सकती है। तो कौन सी गैस को इनने विलन पाया, तो इसमें देखा क्या, सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, ये सबके नाम याद रखना, पेपर में पूछता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन आ गया, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब HCFC है ना, ध्यान रखेंगे। वहां पे जो ग्रीन हाउस गैस थी वो क्या थी, HFC थी। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन से संबंधित जो आपको गैसेस हो सकती हैं,
नेचुरल कॉज, नेचुरली भी होता है रिलीज कई बार। इसके अलावा जो है रॉकेट कई बार लॉन्च किए जाते हैं, तो रॉकेट भी जो है बहुत सारी ऐसी गैसेस छोड़ती हैं। सुपरसोनिक जेट जो उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं, उनके कारण भी जो है प्रभाव होता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है सोर्स है किसका, क्षरण का, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, तो ये आज जो हमने जो है मुख्य दो कारण जो हैं, ग्रीन हाउस गैस और दूसरा ओजोन डिप्लीशन, जो कि आपका जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। कल जो देखेंगे हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसे कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए जैसे आपने अभी देखा होगा कि UNFCCC की बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP ऐसा करके आता है, करंट में पढ़े होंगे। तो कल इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो हमेशा याद रहेगा और उससे गारंटी क्वेश्चन बनते हैं। तो कल वो पोर्शन देखेंगे और क्लाइमेट चेंज खत्म, यहीं पर क्वेश्चन इससे सारे निकल जाएंगे आपके। कुछ फैक्ट जो है जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आपको डेट से याद रहना चाहिए। जैसे वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज डे मनाया जाता है 15 मई को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो ये सारी डेट्स आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक, आगे आते हैं इसी में और यहाँ से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से निम्न में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो आपको पता है ना ही नाइट्रोजन है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड शुरू से बोल रहा हूँ सबसे बड़ा कारक है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी में भी। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या परिणाम हमको दिख रहे हैं, कौन से परिणाम। तो मेंटेनिंग स्टेडी टेम्परेचर, स्थिर तापमान होता है, नहीं होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, प्लीजेंट एनवायरनमेंट, नहीं है भाई, गर्मी हो रही है, यहाँ भी पसीने छूट रहे हैं। ठीक, कॉजिंग लेस पॉल्यूशन, नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो दिख क्या रहा है, चेंजेस इन रेनफॉल, या इसका भी वर्षा में परिवर्तन हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ठीक, आज भी बादल है। ठीक, आते हैं आगे, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है पूछ रहा है। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द डिक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है, नहीं होता है भाई, तापमान बढ़ जा रहा है। ठीक, अगला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन शॉर्टेज, नहीं है भाई ऐसा। फिर इज द राइज ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये है डेफिनेटली, तो बी ऑप्शन दिख रहा है ना, जो पृथ्वी की सतह का तापमान जो है उसमें वृद्धि हो गई, ये एक प्रमुख कारण है। आगे आते हैं और प्रश्न देखते हैं हम। क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स किसको बोलते हैं, पहले ही मैंने बताया क्लाइमेट और वेदर के बारे में। वेदर हम जब भी बात करते हैं तो डे टू डे बात करते हैं, आज का वेदर ऐसा है। क्रिकेट मैच होता है तो उसके पहले फोरकास्ट होता है, तो क्या क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं बोलता है, वो बोलता है वेदर फोरकास्ट। आप न्यूज़ में जाके चेक करते हो कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आप देखते हैं वेदर फोरकास्ट, है ना। तो ये वेदर जो है डे टू डे का, और क्लाइमेट या जलवायु जो है ये क्या है, लॉन्ग टर्म का, ये ध्यान रखेंगे। लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स स्टेटिस्टिकल वेरिएशन इन द गिवन रीजन, इसी को बोलते हैं हम क्या, जलवायु। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक औसत मौसम और उसकी सांख्यिकीय भिन्नता। ठीक, आगे आते हैं, अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में मौसम, अच्छा वही है क्या, हाँ पांचवा क्वेश्चन, हाँ पांचवा, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में इनमें से कौन सी गैस जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो क्या क्या, मीथेन करती है, पढ़े अब भी, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, सल्फर भी कहीं ना कहीं करती है। तो कौन सी बोलूँगा मैं, एसिटिलीन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम उसी में। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, मेनली ओजोनोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय, है ना, ओजोन का
रिक्तीकरण या उसकी परत का रिक्तीकरण क्यों हो रहा है? तो पहला ही ऑप्शन है भाई CFC के कारण रिक्तीकरण हो रहा है, आप सबको पता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो एडवर्स या बुरा परिणाम नहीं हो सकता है, संभावित प्रतिकूल परिणाम नहीं हो सकता है। तो क्या है भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण? क्या? रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेदर पैटर्न, ये भी हो रहा है। रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, जो हिमनद है वो गल रहे हैं, वेदर पैटर्न भी जो है उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। राइज ऑफ सी लेवल भी हो रहा है डेफिनेटली, एंड इंक्रीज इन UVB रेडिएशन, ये नहीं है संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाना है? बी लगाना है। ठीक, UVB रेडिएशन हमने पढ़े थे, इसको तो कुछ भाग को रोक दे रही है, तो ये बढ़ कैसे जाएगा? ठीक, फिर आते हैं हम ओजोन रोक देती है वो, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो तो ओजोन के द्वारा पहले ही रुक जा रही है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन कि करेक्ट ऑर्डर क्या है आपको बताना है, जो कि टोटल ग्लोबल वार्मिंग में सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में जो है आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये ऑप्शन है, कई बार पेपर में पूछा है, नीट में भी आया था इस समय, PSC में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs और नाइट्रस ऑक्साइड याद रखेंगे। ठीक, यही जो है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, मतलब ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? आपका ग्लोबल वार्मिंग में। तो सर्वाधिक कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद CFCs हैं, और फिर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, एकदम याद रखेंगे। फिर आते हैं अगला दिख रहा है हमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस गैस? क्या क्या बोल रहे हैं आपका? ओजोन और वाटर वेपर और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आंसर होगा? ओजोन भी है, मीथेन भी है, और आपका यहाँ पर देख लेते हैं सारी गैसेस कौन सी हमने देखे थे ग्रीन हाउस गैसेस। अभी ये लेक्चर में पढ़े हम। ये रहा। तो कौन सी गैस नहीं दिख रही है आपको, इसमें नजर नहीं आ रही है आपको? ओजोन बोल सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि उसमें ओजोन और वाटर वेपर दोनों मिली हुई हैं, है ना। तो ओजोन ही मान के चलेंगे इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर क्या है? तो ओजोन ही मानेंगे। चलिए, कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है क्या? चेकिंग ऑफ री रेडिएटिंग हीट बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, मीथेन इज नोन एज। इसी को बोला जाता है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका शायद हिंदी में नोट करना, ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो री रेडिएटिंग होती है पृथ्वी का, मैंने बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये जब यहाँ से लाइट आ रही है, ये पर्यावरण है, ये आपका वायुमंडल है, और कुछ हीट वापस चले जा रही है, तो कुछ जो ट्रैप हो जा रही है यहाँ पर, ये जो ट्रैप हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, मीथेन और ओजोन के कारण, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। ठीक, समझ गए। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसका मैं कल आपको क्लियर दूंगा, 9th नंबर का जो क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन दे दिए लगभग सारे। ओजोन भी ग्राउंड लेवल पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभावित कर रही थी, पढ़े हमने वहां पर। तो इसको एक बार मैं कल देखकर बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है उसके। बाकी के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, छोटा लेक्चर टू द पॉइंट, लगभग 35 मिनट का लेक्चर जा रहा है। एक सेकेंड, बस ये वाला चेक कर लें। तो उसका ओजोन ही आंसर लेंगे। ठीक,
ओजोन ही आंसर लेंगे, वो लास्ट वाला जो 9th नंबर का क्वेश्चन था उसमें। तो हमने जो है क्लियर कर लिया है क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में। एक तो हो गई क्या आपकी ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा क्या हो गया आपका ग्रीन हाउस गैस। इससे टू द पॉइंट क्वेश्चन निकलेंगे, और कल जो है इसका मिटिगेशन, इनका शमन कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर क्या उठाए गए हैं, ये सारे हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तो कल जुड़े रहिएगा। और एक और चीज़ की टेलीग्राम की लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से जो है आप इसे डाउनलोड कर लेंगे PDF को। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।